सी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। नेक बैक शुड बी स्ट्रेट। कमर गर्दन सीधी। लंबा श्वास भरिए, धीरे से प्रश्वास करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण, तत्पश्चात शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। अपने इष्ट अपने आराध्य को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों में घर्षण करिए। चेहरे की मांसपेशियों पे कराते धीरे से अपनी आंखें स्माइल के साथ खोलिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मुझे आपके मैसेज दिखाई नहीं देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी, कहीं पे कोई डाउट होगा या फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप माइक ऑन करके देंगे। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, तो हम करने जा रहे हैं हमारे पेपर 1 की 6th यूनिट जो है लॉजिकल। मैडम आप पीएचडी कर रही हैं क्या आप? एक सेकेंड। जी सर। आप भी पीएचडी कर रही हैं क्या? जी नहीं। अच्छा। ओके, तो हम जो ये स्लाइड है ये हमारी साक्षी मैम ने बनाई है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, हमारे लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें से कुछ ऐसे मेन भी है जिनमें से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। हमारी स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, इसके 2-3 तरह का है ये, तो उसमें से आता है हमारा मूड और फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। इसमें से भी एक क्वेश्चन मोस्टली बनता ही है। देन उसके बाद यूज ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशन, डेनोटेशन ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये बहुत इजी वाली टेबल है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत इजीली कर पाओगे अगर आपको उस टेबल को बनाना आ गया। इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। हम जो हमारी पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी पढ़ेंगे हम डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को थोड़ा डीपली। एनालॉजीज, वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। देन उसके बाद हम करेंगे हमारा इंडियन लॉजी। यहाँ पे हम 2 तरह की लॉजी पढ़ेंगे, एक इंडियन एक वेस्टर्न। इंडियन मीन्स ऑफ नॉलेज, इसमें हम प्रमाणाज को पढ़ेंगे जो हम मोस्टली पढ़ते भी आ रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारे जो प्रमाण्स है उनके कुछ जो जिसके जो टाइप है उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अनुमान है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमानाज, व्यापत्ति, हेत्वाभास। जो हमारी वेस्टर्न फैलेसी होती है ना, वहां पे तो हम उसे फैलेसी बोलते हैं, लेकिन जब वो इंडियंस में जो हमारे इंडियन लॉजी में होती है फैलेसी, उसका हम दूसरा नाम लेते हैं हेत्वाभास। अब यही चीजें हमारे यहाँ पे सब हमारा जो सिलेबस है उसको हमारे हिंदी में लिखा गया। क्या यहाँ पे ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? ये हमारा वही है। और एक चीज और, हम बायलैंग्वेज करेंगे, लेकिन कुछ वर्ड है ना वो आपको इंग्लिश में आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचो कि आपको इसका भी हिंदी में वर्ड पता होना चाहिए,
आप पता कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप उसको हिंदी को ज्यादा, उसको हिंदी की बजाय हमारी जो इंग्लिश है उसको प्रेफरेंस देंगे। यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है वेस्टर्नोलॉजी। वेस्टर्नोलॉजी में हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन। पहले तो हम मुझे ये बताइएगा कि ये लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। कोई भी बताएगा, जिस गर्ल्स किसी सही भी जो भी हो। किसी भी स्टेटमेंट को या सिचुएशन को या मीन लॉजिकली प्रूफ करना। हाँ, वैसे तो हम जैसे हमारे पास मान लो कोई प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है, आप कहोगे इसकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। या फिर जो मान लो हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। ये क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग मीन्स कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन किसके लेवल पे, हम लॉजिकल वो उसको एनालाइज करते हैं, लॉजिकली उस चीज को एनालाइज करके उस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें आती है हमारी, जैसे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है, एनीवन? ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। हेलो। मैम यस मैम। स्टेटमेंट वो होता है जो या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन होता क्या स्टेटमेंट? एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए स्टेटमेंट क्या होते हैं, मैंने कुछ बोला वो स्टेटमेंट है। जैसे हम सुनते हैं ना कि उसने उसके बारे में ये स्टेटमेंट दी है, यानी कि उसने कुछ बोला है, डिक्लेयर किया है, यानी कि किसी सेंटेंस को डिक्लेयर किया है। और वो डिक्लेरेशन कैसा भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है ना। स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं, यानी कि हम क्या है, इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम या तो हमारी फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर कोई फैक्ट बता सकते हैं, या फिर कोई नॉलेज दे सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है ना। स्टेटमेंट, मैंने आपको कुछ कहा, किसी के बारे में मैंने आपको कुछ कहा, वो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकता। ये भी आगे आपको एक कंसेप्ट आएगा कि वो दोनों नहीं हो सकता। दैट्स अवर स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे एक वर्ड याद रखिए, जो हमारी स्टेटमेंट होती है ना, उसके लिए हम ट्रू और फॉल्स वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जो हम आगे मैडम आप जो पूरा सिलेबस दिखा रही थी, सिलेबस पूरा कंप्लीट, अब ये क्लास स्टार्ट हो गई है या अभी सिलेबस ही करा रही है? ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, हम पहला टॉपिक कर रहे हैं। अच्छा, पहला टॉपिक है वेस्टर्न लॉजिक से। ओके। देखो हमारे आज आज और कल हमारी थोड़ी बेसिक क्लास रहेगी लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आप स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये सब पढ़ोगे। अब पहला हमारी वो है डेफिनेशन है, वो स्टेटमेंट की है। ठीक है, हमने पता कर लिया कि स्टेटमेंट क्या होती है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है, बट वो दोनों नहीं हो सकती। या तो मैंने आपको जो कहा, या तो वो सच हो सकता है या फिर वो झूठ हो सकता है। मैं दोनों चीजें एक सेंटेंस में नहीं बोल सकती आपको। ये समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लंदन इज इन डेनमार्क। लंदन कहाँ पे है, डेनमार्क में है। ये कैसा है, फॉल्स है। पेरिस इन फ्रांस, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है, ये ट्रू है। यानी कि हमारी स्टेटमेंट कैसी होती है, या वो ट्रू होती है या फिर वो फॉल्स होती है। अब हमारा आगे आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, नॉर्मली आप आर्ग्यूमेंट किसको लेते हो? मैम बहस टाइप का कुछ होता है, इसमें दो दो आपस में दोनों के मतभेद होते हैं। हाँ, वो हमारी क्या होती है, आर्ग्यूमेंट। मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई सामने से कुछ और बोल रहा है, फिर मैं कुछ और बोल रही हूँ, कोई सामने से कुछ और बोल रहा है। नॉर्मली हम इस वे में आर्ग्यूमेंट को लेते हैं, और आर्ग्यूमेंट होता भी यही है। लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होती है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइज का एक ग्रुप होता है। बस प्रीमाइज क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी मैंने, एक दो दो तीन जैसे कुछ स्टेटमेंट दी मैंने,
उसके बाद हम किस पे पहुंच गए, कंक्लूजन पे पहुंच गए, दैट्स आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है कि मैंने 2-3 स्टेटमेंट दी, देन उसके बाद हमने उनके बेस पे, उन स्टेटमेंट के बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, यही हमारी आर्ग्यूमेंट होती है। ओके, हमारी जो जिस तरह की हम आर्ग्यूमेंट मानते हैं उनमें भी तो यही होता है ना, कि मतलब दो लोगों ने कुछ कहा, देन उसके बाद उनका मीट का एक कंक्लूजन निकाला गया। ओके, अब हम देखेंगे प्रीमाइज और कंक्लूजन होता क्या है। प्रीमाइज क्या है, मैंने बोला अभी आपको, प्रीमाइज होती है हमारी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं ना, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, और फिर हम क्या निकालते हैं, उनसे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट हमारे प्रीमाइज और हमारे कंक्लूजन का एक ग्रुप होता है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, just a minute। यहाँ पे क्या है कि किसी ने कहा कि सन है ना, उसके पास हार्मफुल यूवी रेस होती है। ओके, देन फिर क्या कहा कि द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम, जो सनस्क्रीन होती है ना वो हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, यहाँ तक हमारी एक प्रीमाइज हो गई, प्रीमाइज मीन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारी दूसरी स्टेटमेंट हो गई, एक बार तो मैंने कहा कि जो हमारा सन है उसके पास हार्मफुल यूवी रेस होती है, देन सेकंड मैंने कहा कि जो सनस्क्रीन है ना वो हमें उनकी यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगी, उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाला कि देयरफॉर वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, इसलिए हमें बाहर निकलने से पहले क्या सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए, ये मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। अब यही हम आगे पढ़ेंगे कि हम दो प्रीमाइज के बेस पे एक कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, प्रीमाइज कंक्लूजन समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। जो समझ में ना आए वो पूछ लेना, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि सब कुछ आप बोलो कि मैम ऊपर से चला गया है, क्योंकि मैं भी आपसे क्लास के लास्ट में क्वेश्चन करूंगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एरिस्टोटल सिलोजिज्म्स है ना, देखो मैंने आपको कहा था कि हम इंडियन पढ़ेंगे और वेस्टर्न पढ़ेंगे। वेस्टर्न को में हम क्या पढ़ेंगे, अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स। उसमें हमारे पास 3 प्रीमाइज होती है और एक कंक्लूजन होता है, सॉरी 2 प्रीमाइज होती है और एक कंक्लूजन होता है, यानी कि हमारे पास टोटल क्या होती है, 3 स्टेटमेंट होती है, उनमें से हमारे 2 तो हमारी प्रीमाइज होती है, और उनके बिहाफ पे हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, अब इसमें देखेंगे फर्स्ट प्रीमाइज, ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी कुर्सियां क्या है, मेज है। सेकंड प्रीमाइज, ऑल टेबल आर फर्नीचर, सभी टेबल क्या है, फर्नीचर है। इन दोनों के बिहाफ पे मैंने कंक्लूजन निकाल दिया, देयरफॉर ऑल चेयर आर फर्नीचर, इसलिए क्या है, सभी कुर्सियां फर्नीचर है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे निकाल दिया, ये इन्होंने वेन डायग्राम से निकाला है, और ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। वेन डायग्राम हम कल करेंगे। 2 चीजें याद रखिएगा, जो हम स्टेटमेंट होती है ना, उसके लिए हम ट्रू और फॉल्स वर्ड का यूज करते हैं, और जो हमारी आर्ग्यूमेंट होती है ना, उसके लिए हम वैलिड और इनवैलिड वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि आर्ग्यूमेंट या तो हमारी वैलिड हो सकती है या फिर इनवैलिड हो सकती है। ओके,
अब करते असर्शन और रीजन। असर्शन मीन्स अभिकथन। ये क्या होता है? एन असर्शन इज ए सिंपल स्टेटमेंट। अभिकथन एक सरल कथन होता है। रीजन क्या होता है? रीजन गिव ए डिटेल्ड एक्सप्लेन अबाउट दैट गिवन स्टेटमेंट। यानी कि वो क्या होता है कि वो हमें कोई एक डिटेल में एक्सप्लेन करता है उस चीज को कि वो क्यों थी। जैसे मैंने कहा कि जो प्राणायाम है उससे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, या फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है क्या है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, या फिर हमारा उसके अंदर जो भी हमारी बीमारियां हैं उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं हमारी, जैसे अस्थमा हो गया या फिर हमारा जुकाम हो गया या फिर एलर्जी हो गई, वो क्या होती है? वो खत्म होती है। ये मैंने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन आगे हम रीजन देंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों खत्म होता है, कैसे खत्म होता है। तो हम रीजन कैसे देंगे कि हम प्राणायाम जब हम करते हैं उससे हमारे जो लंग्स में हम जब हवा को अंदर लेते हैं तब हमारे जो हम पूरे लंग्स में हवा भरते हैं और छोड़ते हैं तो पूरी वो उस तरह से छोड़ते हैं। इस तरह से हम ज्यादातर जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले लेते हैं और जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर निकाल पाते हैं। इससे हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करने से हमारे लंग्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये हमने रीजन दे दिया। आपको क्वेश्चन वहां पे आपके क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको असर्शन दिया होगा, उसका रीजन दिया होगा, उसमें आपको ढूंढना होता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये उसका रीजन है या नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम अभी लास्ट वाले पर फिर से बता दीजिए जो अभी आपने रीजन वाला रूल से बताया है। देखो, आपके क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के। आपका एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। असर्शन क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट मैंने कुछ भी बोल दिया, लेकिन वो वैलिड कब माना जाएगा? जब मैं उसका रीजन भी दूंगी। और रीजन भी कैसा होना चाहिए? हमारा सही रीजन होना चाहिए। मैं यही, अगर हम हमारे योगा में एग्जांपल ले कि हमारा जो प्राणायाम है, मैंने स्टेटमेंट दे दी कि जो हमारे प्राणायाम से हमारी जो लंग की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, या फिर जो हमारी जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो खत्म होती है। ये मैंने स्टेटमेंट दे दी, ये मैंने कह दिया, लेकिन उसके बाद मुझे उसका रीजन भी तो देना होगा ना कि वो क्यों होता है। देन उसमें हम उसका एक वैलिड रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी जो लंग्स है उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। उसमें हम जब इनहेल करते हैं तो हम मैक्सिमम ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल पाते हैं। और इससे क्या होता है? हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है लंग्स का, वो उसकी क्या होती है? वो इंक्रीज होने लग जाता है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस से क्या होता है? हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो खत्म होते हैं। ओके, यस मैम। किसी और को कोई डाउट? देन हम करते हैं हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। उसमें हमारी 4 चीजें होती है। कौन कौन सी 4 चीजें होती है? हमारे 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला और क्वांटिफायर। ठीक है, अब हम सभी को पता है। अब हम मान लो इनके एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि यह होता क्या है। हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ओके, अब इसमें हमारे पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 चीजें हैं इसमें। अब इसमें ये क्या है? ये बाद में करते हैं। ये बताओ, डॉग्स क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये डॉग्स हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वही होता है ना, हमने ग्रामर में पढ़ा है। तो यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। ये लास्ट वाला होता है हमारा प्रेडिकेट।
एज ए ऑब्जेक्ट होता है ये, जैसे हमारा ग्रामर में होता है ना कि प्रेडिकेट, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लास्ट वाला होता है, यानी कि जो उसके बारे, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं होगा तब तक आप लॉजिकल रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट है उनको कर नहीं पाओगे। ये पता चल गए, डॉग हमारा सब्जेक्ट, एनिमल हमारा प्रेडिकेट। अब ये दो चीजें बचती है, जो ये बीच वाले होता है ना, ये हमारा होता है कोप्यूला। कोप्यूला यानी कि यो जो उन चीजों को जोड़ता है, उनके बीच में रिलेशन बनाता है। ये हमारा जो आर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशन। जो रिलेशन बनाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का को, वो होता है हमारा कोप्यूला। ओके, तीन चीजें समझ में आई, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कोप्यूला समझ में आया। यस मैम। अब बच गया हमारा ओल। यहाँ पे हमारी हम चार एलिमेंट यूज करते हैं नॉर्मली, ओल, सम, नो और सम नोट। ओल, सम, नो, सम नोट। अब जो हमारे ये चारों है ना, ये होते हैं हमारे क्वांटिफायर। ओके, यानी कि क्या क्या बताते हैं, जो उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी को बताते हैं उसकी, वो हो गए हमारे क्वांटिफायर। अब यहां से देखेंगे हम, अब मुझे बताइए क्वांटिफायर क्या होते हैं। एनीवन? नो, सम नॉट। जो हमारी क्वांटिटी को बताते हैं वो हमारे क्वांटिफायर हो गए, ऑल, नो, सम, सम नॉट। सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा गया है। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज कहा गई है वो अफर्म भी करती है, डिनाई भी करती है, यानी कि उस चीज को स्वीकार भी करती है और उस चीज को अस्वीकार भी करती है। कोपुला, कोपुला हम कपल से ले सकते हैं, यानी कि जो दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाता है। ओके, यस। मैम, ये जो पैपुला जो आपने बताया, कॉपुला, तो उसे एग्जाम्पल से बता दीजिए। और आपने क्वांटिफायर क्या बताया, जो क्वालिटी को बताए या क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को बताए? ये आप आगे पढ़ोगे, जैसे जो ओल है, नो है, सम नोट है, इसकी हम आगे क्वालिटी भी करेंगे, क्वांटिटी भी करेंगे, यानी कि ओल और नो इसमें क्वांटिटी भी हो रही है, इसकी क्वालिटी भी है। ओके, मैम, ये जो कॉपुला, इसको एग्जाम्पल से बता दीजिए ना, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कैसे यहाँ रिलेशन पे दिखा रहा आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या कोपिला कौन सा है? जो उनकी रिलेशन को बता रहा है, जैसे ओल डॉग्स आर एनिमल, सम प्लेयर्स आर डॉग्स, ये हमारा कोपिला है। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज, एम, आर, वाज, कॉपुला ऑल है मैम, उसमें पहले में दूसरे में सम है। नहीं, कोपिला नहीं, दोनों में ही आर है। कोपिला क्या, जो दो चीजों का रिलेशन बता रहा हो। यहाँ पे हमारी एक तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे सिंगल होता है तो हम यहाँ पे इज लगाते हैं। ऑल और सम क्या है मैम फिर? यहाँ पे ऑल और सम हमारे क्वांटिफायर है। ओके, थोड़ा स्लाइड मैडम दिखाएंगे क्वांटिफायर में मुझे? हाँ, यस, ओके ओके। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे क्वांटिफायर क्या, ऑल, नो, सम, दे स्पेसिफाई ए क्वांटिटी, यानी कि वो क्या करते हैं, उस चीज की मात्रा को बताते हैं। यहाँ पे ऑल और नो क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और सम या सम नोट क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिफायर। अब ये हम आगे करेंगे कैसे यूनिवर्सल, कैसे पर्टिकुलर। यहाँ तक समझ में आ गया?
यस मैम। देखिए अब हमारे पास चार चीजें होती है, ऑल, नो, सम, नो। ओके, अब हम यहाँ पे ऑल को डिनोट करते हैं ए से, नो को डिनोट करते हैं ई से, सम को डिनोट करते हैं आई से, सम नोट को डिनोट करते हैं ओ से। ये चीजें अपनी कॉपी में सभी लिख लीजिएगा, ए ई आई ओ। ओके, ऑल को डिनोट करते हैं ए से, नो को डिनोट करते हैं ई से, सम को डिनोट करते हैं आई से, और सम नोट को डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पे हमारा होता है एक होता है हमारा यूनिवर्सल, एक होता है हमारा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल क्या होता है? जिसके अंदर सारी चीजें आती है। ऑल या नो यानी कि पूरा यूनिवर्स। वो पूरा यूनिवर्स कैसा हो सकता है? वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि ऑल और नो हमारे क्या है? यूनिवर्सल है। पर्टिकुलर एक पार्ट, वो सम और सम नॉट हो सकता है, किसी चीज का कुछ पार्ट, वो हम उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर। ओके, मैम ये क्या लिखा, सम और सम नॉट, वो ये प्रकाश क्या लिखा? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। समझ में आया इतना सभी को? यस और नो? यस मैम। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और करेंगे, जो हमारी पॉजिटिव टर्म होती है ना, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव। ओके, जो हमारी नेगेटिव होती है उसे हम नेगेटिव ही बोलते हैं। पॉजिटिव को हम यहाँ पे पॉजिटिव के लिए किस वर्ड का यूज करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे अफर्मेटिव का। नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव वर्ड ही यूज करेंगे। ओके, अब मुझे यहाँ पे कोई बताएगा कि यहाँ पे वो अफर्मेटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? ऑल। मैम और No, ऑल some not अफर्मेटिव है। negative. एक 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 All एक and some. ऑल, और बाकी और कौन सा है? ऑल एंड सम अफर्मेटिव है। नो एंड ऑल और सम सम नॉट। हमारे अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे वो पॉजिटिव टर्म है और पॉजिटिव के लिए हम अफर्मेटिव वर्ड का यूज करते हैं। और नेगेटिव कौन से हैं? नो और सम नॉट। ओके, अब आपसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुझे कोई ये बताएगा कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन सा है? ऑल वाला, ऑल वाला। All. और पर्टिकुलर अफर्मेटिव कौन सा है? सम। यूनिवर्सल नेगेटिव कौन सा है? नो। और पर्टिकुलर नेगेटिव कौन सा है? सम नॉट। या इतना समझ में आ गया सभी को? किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो अब मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सा है उन चारों स्टेटमेंट में से?
यूनिवर्सल पॉजिटिव अफर्मेटिव। या गुड, ये हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। अगर मैं यहाँ पे नो लगा दूं तो ये कौन सा बन जाएगा? यूनिवर्सल नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे सम लगा दूं क्या बन जाएगा ये? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और अगर मैं सम नोट लगा दूं? तो पर्टिकुलर नेगेटिव। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब ये चारों एक ही ने बताए है ना? अब मुझे कोई और बताएगा यहाँ पे हमारा कोपुला कौन सा है? आर। आर। हाँ, अब जिसने बताया उससे नेक्स्ट कोई बताएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? एनीवन? बट मैम फिश है। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? फिश है। प्रेडिकेट कौन सा है? बट। और क्वांटिफायर कौन सा है? नो। चलिए ठीक है। आज की क्लास समझ में आई सभी को? किसी यस को मैम। कोई डाउट? मैम आज पहला दिन है ना इसका रिव्यू? जी, आज फर्स्ट डे है इसलिए आज हमने बेसिक किया है। तो जल्दी जल्दी से सभी एक एक करके वो दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। अभी हम 2 मिनट के लिए क्विज करते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है? नीलम, नीलम जी बताइएगा स्टेटमेंट क्या होती है और हम उसके लिए कौन से टर्म्स का यूज करते हैं? नीलम जी क्या मेरी आवाज आ रही है? मैम मैं बाहर हूँ मैम थोड़ा। माला साहू मैसेज जी कर रही हूँ आप बताइए। मैम।